दुनियादारी is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। आज बात होगी म्यांमार में चल रही हिंसा की। शनिवार 27 मार्च को आर्मी ने एक बार फिर खून की होली खेली। इस दिन 114 प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद भी प्रोटेस्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि म्यांमार के लोग सब कुछ न्यौछावर करने पर तुले हैं? प्रदर्शनों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रतिबंधों को मिलिट्री हुंटा अनसुना क्यों कर रही है? पुरानी सरकार के लोग अब किस हालत में हैं? और खूनी शनिवार के एक दिन बाद आई किस तस्वीर ने आग में घी डाल दिया है? सारी बातें विस्तार से बताते हैं। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तारीख 1 फरवरी 2021 तड़के सुबह का समय था। आमतौर पर वो सबसे शांत पहर होता है, मगर भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटे म्यांमार में फौजी बूट और ट्रकों की हड़बड़ाहट ने ठहराव में खलल डाल दिया था। राजधानी नेपिडो में कुछ दरवाजों पर दस्तक हुई। कुछ लोगों को ट्रकों में बैठाया गया जिन्होंने विरोध किया, उनके साथ हाथापाई हुई। बाकी समझदार थे, उन्होंने बिन बुलाए पहुंचे मेहमानों का कहा मान लिया। उस समय म्यांमार में कुछ बड़ा हो रहा था, लेकिन क्या? इसका पता तब चला जब सुबह लोगों की नींद खुली। जब लोग घरों से बाहर आए तो उन्हें सब बदला बदला लगा। सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई थी, जगह जगह पर बैरिकेड लगे हुए थे। हर कोई शक की नजर से देखा जा रहा था। वहां हो क्या रहा था, इसका जवाब मिला स्टेट टीवी पर हुए ऐलान से। एंकर ने बताया, देश में आपातकाल लगा दिया गया है। अब सेना प्रमुख जनरल मिन ऑन्ग लाइंग देश की कमान संभालेंगे। मतलब साफ था, म्यांमार में लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा एयरपोर्ट्स बंद, शहरों में इंटरनेट बंद, सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी के सैकड़ों नेता नजरबंद, सभी 14 राज्यों के मुख्यमंत्री बंद और सबसे बढ़कर देश की सर्वोच्च सिविलियन लीडर स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू ची को भी हिरासत में ले लिया गया था। म्यांमार में एक बार फिर से सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। सेना को लगा हर बार की तरह इस बार भी जनता तख्ता पलट से डर जाएगी, कोई भी विरोध नहीं करेगा। जो हुआ उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा। सेना की उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब उसी दिन लोग सड़कों पर उतर आए। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वे जनरल लाइंग को तानाशाह बता रहे थे। उनकी एक ही मांग थी, देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाए। सेना को यह मंजूर नहीं था। उन्हें विरोध के स्वर से तकलीफ थी, इसलिए ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना जरूरी था। सेना ने हिंसा का सहारा लिया, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं। तब से आज तक म्यांमार में खून का बहना जारी है। सैनिक शासन दिनों दिन क्रूर होता जा रहा है। 1 फरवरी के तख्तापलट के बाद जो एक फ्रेज लगातार सुनाई पड़ रहा है वो है सबसे खूनी दिन। बीते 2 महीनों में ऐसे कई दिन गुजर चुके हैं। हर बार नया आंकड़ा पुराने वाले को पीछे छोड़ देता है। शुक्रवार 27 मार्च 2021 का दिन भी कुछ ऐसा ही था। ये तारीख एक गौरवशाली अतीत से जुड़ी है। 1945 के साल में 27 मार्च के दिन म्यांमार की अस्थायी सेना ने जापान को बाहर खदेड़ दिया था। इस दिन को म्यांमार में आर्म फोर्सेस डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल उस मौके की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, लेकिन जनता के बिना। लोगों से कहा गया था वे अपने घरों से बाहर ना निकले, अगर ऐसा किया तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन जनता ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। वे जैसा करते आ रहे थे उन्होंने वैसा ही किया। वे अपनी तख्तियां और भोंपू लेकर सड़कों पर बाहर आए। उन्होंने नारेबाजी की। इससे सेना नाराज हो गई, उसने फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। प्रदर्शनों पर विराम लग गया, लेकिन गोलीबारी नहीं रुकी। मोटरसाइकिल से जा रहे लोगों पर हमला किया गया। जब लोग बेहोश होकर गिरे, सैनिकों ने सामने से उन्हें गोली मार दी। वे लाशों को ट्रकों में लाद कर अपने साथ ले गए। कईयों को जलते टायर पर फेंक दिया गया। म्यांमार में सेना की बेरहमी की ये इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि पूरे देश में 44 जगहों पर ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
27 मार्च को म्यांमार में सेना ने 114 प्रदर्शनकारियों की हत्या की। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे। कोई लोकल फुटबॉल टीम का गोलकीपर था तो कोई अपने माँ बाप की इकलौती संतान। एक शख्स की लोकल मार्केट में जूस की दुकान थी। वो अपने घर के बाहर खड़ा होकर झड़प को देख रहा था। तभी आर्मी ने इलाके में छापा मारा और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। म्यांमार की हवाओं में ऐसी अनगिनत बेरहम कहानियां दर्ज हो चुकी हैं। तख्तापलट के बाद एक दिन में हुआ ये सबसे बड़ा हत्याकांड था। इससे पहले 4 मार्च को सेना के हमले में 38 लोग मारे गए थे। 27 मार्च की घटना ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। अगले दिन 12 विकसित देशों ने साझा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हम म्यांमार की सेना द्वारा निहत्थे लोगों पर किए गए हिंसक बल प्रयोग की निंदा करते हैं। एक प्रोफेशनल आर्मी अनुशासन के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करती है। वो लोगों की सुरक्षा करते हैं, न कि उनकी हत्याएं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन म्यांमार की सैन्य सरकार पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वजह है रूस और चीन का सपोर्ट। जब पूरे म्यांमार में शोक की लहर दौड़ रही थी, बाकी दुनिया सदमे में थी, उस वक्त आर्मी हुक्मरान क्या कर रहा था? सबसे पहले तो सेना ने हिंसा को जायज ठहराया। कहा कि मरने वाले लोग दंगा कर रहे थे, इसलिए उनका जवाब देना जरूरी था। उसी रात मिलिट्री हुंटा के मुखिया जनरल लाइंग ने एक आलीशान डिनर का आयोजन किया। इसमें वो रेड कारपेट पर चलते नजर आए। यह आयोजन आर्म्ड फोर्सेस डे समारोह का हिस्सा था। जनरल लाइंग ने बड़ी खुशी से मेहमानों का स्वागत किया। उनके चेहरे पर हल्का सा भी शोक या तनाव नहीं दिख रहा था। म्यांमार के लोगों का चैन छीनने वाला जनरल शातिराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इस डिनर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसने हंगामा मचा दिया है। लोग सेना के हमले में मरे लोगों से इसकी तुलना कर रहे हैं। जनरल लाइंग की खूब लालत अनालत भी हो रही है। इस समारोह की वजह से भारत की भी खूब आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि म्यांमार आर्म फोर्स डे में सिर्फ 8 देशों ने हिस्सा लिया। इसमें से एक भारत भी था। बाकी के देश थे रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड। अधिकतर मुल्कों ने मिलिट्री तख्तापलट की वजह से समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। अब भारत से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो मिलिट्री हुंटा का समर्थन करते हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उन जनरलों से दोस्ती बढ़ा रहा है जिनके हाथ खून से रंगे हैं। भारत ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या खूनी शनिवार ने म्यांमार के लोगों का हौसला तोड़ दिया है? जवाब है कतई नहीं। सच्चाई यह है कि लोगों का डर लगभग खत्म हो गया है। वे पूरी ताकत के साथ वापस लौटे। प्रदर्शनकारियों उनमें अधिकतर युवा हैं। उनका कहना है कि अगर हम अभी डर गए तो हमें पूरी जिंदगी इसी डर के साए में गुजारनी होगी। हर वर्ग के, हर पेशे के, हर समुदाय के लोग सैन्य शासन के आतंक के खिलाफ आ गए हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियां छोड़कर प्रोटेस्टर्स की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स जमाया क्लिनिक छोड़कर घायल लोगों का इलाज करने में जुटे हैं। जेल में बंद कैदी गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों का ख्याल रख रहे हैं। जो जिस तरह से सक्षम है, उन्होंने अपना पूरा सामर्थ्य झोंक दिया है। कुछ जगहों पर लोगों ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग लगा रखी है। उन्होंने सड़कों पर रेत की बोरियां जमा कर दी हैं ताकि गोलियों से बचा जा सके। साथ ही सेना की टुकड़ी को इलाके में घुसने से रोका जा सके। इसके अलावा एंटी कू पोस्टरों और क्रिएटिव स्लोगन्स के जरिए भी सेना को मात देने की कोशिश जारी है। लोग मानते हैं कि सब नाकाफी है, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। म्यांमार के लोग हर हालत में सैन्य शासन से निजात पाना चाहते हैं। वे इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, म्यांमार के लोगों ने 60 बरस तक सैन्य शासन का आतंक भुगता है। उन्होंने आवाजों पर लगे पहरे देखे हैं। विरोधों को कुचलते देखना उनकी रोजमर्रा का हिस्सा रहा है। इस बार भी सेना का रुख कुछ वैसा ही है। जनता एक बार फिर से उस आतंक के दौर में लौटना नहीं चाहती। दूसरी वजह है लोकतांत्रिक सरकार में मिली आज़ादी। जब म्यांमार में चुनी हुई सरकार ने शपथ ली, तब लोगों ने बुनियादी अधिकारों का इस्तेमाल किया। पहली बार उन्हें अपने मन की सरकार चुनने का अधिकार मिला था। वे विरोध करने के लिए स्वतंत्र थे। इसके अलावा उन्हें बाहर की दुनिया से जुड़ने का मौका मिला था। म्यांमार का बाजार दुनिया के लिए खुला, विदेशी प्रतिबंध हट गए। ये सब म्यांमार के लोगों के लिए अभूतपूर्व था। उन्होंने अपनी स्वच्छंदता के लिए बड़ी कुर्बानियां झेली हैं। अब वे इसे गंवाने की इच्छा नहीं रखते। तीसरी बड़ी वजह है लोगों का खौफ।
सेना सिर्फ सड़क पर आए प्रदर्शनकारियों पर हमला नहीं कर रही है, बल्कि वे लोगों को तकनीक के सहारे ट्रैक कर रहे हैं। वे प्रोटेस्टर्स के घर वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इससे लोगों में डर है कि अगर सैनिक शासन नहीं हटा तो उन्हें पूरी उम्र उनके रहमो करम पर रहना होगा, हर वक्त डर के रहना होगा। इसी खौफ ने उनके अंदर हौसला भर दिया है। युवा प्रदर्शनकारी अपनी आने वाली पीढ़ी को खुला, आजाद और बेखौफ म्यांमार देना चाहते हैं। क्या वो अपना सपना जीत पाएंगे? इसका जवाब अधर में लटका है। पुरानी लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधि अभी भी हिरासत में है। मिलिट्री हुंटा चुनाव करवाने का वादा कर रही है, लेकिन कब, इसको लेकर उन्होंने कोई आश्वस्ति नहीं दी है। वैसे भी उनकी निगरानी में हुए चुनाव निष्पक्ष होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार नहीं लौट जाती, लोगों के बुनियादी अधिकार कुचले जाते रहेंगे। दुनिया के जिम्मेदार देश और संस्थाएं क्या कदम उठाते हैं, म्यांमार का भविष्य काफी हद तक उसी पहल पर निर्भर करेगा। तो यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी इजिप्ट से है। सुएज नहर का रास्ता फिर से खुल चुका है। चीन से यूरोप जा रहा जहाज एवन गिवेन अपने मुकाम की तरफ बढ़ गया है। सोमवार 29 मार्च को आए हाई टाइड्स ने जहाज को वापस ट्रैक पर ला दिया। एवर गिवेन पूरी तरह से सही सलामत है। यह जहाज 23 मार्च को तेज हवा के कारण तिरछा होकर नहर में फंस गया। इसके बाद 193 किलोमीटर लंबी नहर को बंद करना पड़ा था। प्रतिदिन के जाम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ रहा था। सुएज नहर से दुनिया का लगभग 10% व्यापार होता है। आशंका जताई जा रही थी कि जाम छुड़ाने में हफ्तों का वक्त लग सकता है, लेकिन हाई टाइड्स ने इस काम को आसान कर दिया। दूसरी सुर्खी ब्राजील से है। कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहे राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की चौतरफा आलोचना हो रही है। एक तरफ देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बोल्सोनारो मंत्री बदलने में व्यस्त हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी कैबिनेट के 6 मंत्री बदल दिए। इसमें विदेश और रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। इससे पहले बोल्सोनारो ने 1 साल के भीतर चौथा हेल्थ मिनिस्टर नियुक्त किया था। 29 मार्च को ब्राजील में कोरोना से 1969 लोगों की मौत हो गई। अभी तक ब्राजील में कोरोना से 1.25 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या 3.12 लाख को पार कर गई है। आज की तीसरी सुर्खी बांग्लादेश से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए। 3 दिनों तक सिलहट, ढाका और ब्राह्मणबरिया जिले में भारी आगजनी और हिंसा की रिपोर्ट सामने आई। कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों पर भी हमले हुए। इन हमलों में हिफाजत-ए-इस्लाम नामक संगठन का नाम सामने आया है। पुलिस ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इस हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 7300 से अधिक संदिग्ध हमलावरों पर केस दर्ज किया है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।